क्लियर जी। तो ये एक डिफिनीशन है कि लोग डिमांड क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या ट्रांजेक्शनल पर्पस के लिए करते हैं, कोई कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो ये आप पढ़ लो कि क्लासिकल व्यू क्या कहते हैं और कीनेसियन व्यू, बस सिर्फ एक दफा इसको पढ़ लें। ठीक है जी। कि क्लासिकल व्यू के मुताबिक एडम स्मिथ वगैरह लोग क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार लोग डिमांड इसलिए करते हैं चीजों मनी की कि ये रोड, इसकी मिसाल एक रोड की तरह है। ठीक है ना, जो लोगों को चीजों गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बना जाता है। तो इसी तरह मनी भी जो है ना लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए लोग डिमांड करते हैं। क्लियर जी। अब इसके हम चार फैक्टर है कि लोग की डिमांड चार फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, लोगों की टोटल डिमांड, देखो हम सिर्फ एक सिंगल डिमांड की बात नहीं करें बल्कि टोटल डिमांड की बात करेंगे, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। चार फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपकी टोटल डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है, आपकी टोटल डिमांड डिपेंड करती है इन चार फैक्टर्स पर। तो इसको जरा आप काइंडली नोट कर ले। देयर आर मेनी there are many influences that will affect how much money is demanded in economy, की इकोनॉमी में डिमांड की कितनी जरूरत है और कितनी वो इफेक्ट हो रही है। हम चार फैक्टर हाईलाइट कर रहे हैं। द लेवल ऑफ प्राइस, अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल हाई है तो लोगों को गुड एंड सर्विसेज की जरूरत होगी तो वो हाई प्राइस पर लेंगे, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे प्राइस की कि हमारे पास ज्यादा मनी हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल हाई है। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइस डाउन है चीजों की तो लोग फिर डिमांड फॉर मनी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि चीजें सस्ती मिल रही है तो हमारे पास इतने पैसों की हमें जरूरत नहीं। जिस तरह पुराने जमाने में चीजें सस्ती थी तो लोग इतने अपने पास इतने पैसे नहीं रखते थे और ना इतनी डिमांड करते थे। क्लियर। लेकिन आजकल क्या है, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर हाई है तो जिसकी वजह से लोग हाई डिमांड कर रहे हैं मनी की। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, यार अगर इकोनॉमी के अंदर हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो फिर लोग कम डिमांड करेंगे बल्कि सेविंग ज्यादा करेंगे। ठीक है ना, सेविंग की तरफ उनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी और डिमांड फॉर मनी कम होगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम है और लोगों को कम सूद पे वो मिल जाता है आपका लोन वगैरह, तो फिर लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड फॉर मनी। क्लियर जी। तो इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो लोगों को इजीली लोन अवेलेबल नहीं होगा और वो डिमांड फॉर मनी नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग डिमांड फॉर मनी फिर ज्यादा करेंगे। लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट या जीडीपी, अगर इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा होगी जिसकी वजह से लोग फिर मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे। और अगर इकोनॉमी के अंदर जीडीपी या आउटपुट कम है, ठीक है, तो लोग फिर डिमांड फॉर मनी कम करेंगे। द पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, अगर फाइनेंशियल इनोवेशन या जिस तरह क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह इकोनॉमी के अंदर अगर हो तो फिर लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर फाइनेंशियल इनोवेशन नहीं हो तो फिर लोग डिमांड फॉर मनी कम करेंगे बल्कि उसको कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में जाके इन्वेस्ट करके ना सेव कर लेंगे। क्लियर जी। तो ये 3-4 पॉइंट्स थी जिसकी वजह से आपकी टोटल डिमांड इफेक्ट होती है। तो अगर प्राइस लेवल आपका हाई है इकोनॉमी के अंदर तो फिर आपकी डिमांड हाई, अगर प्राइस लेवल कम तो आपकी डिमांड भी कम। अगर लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट हाई है तो फिर आपकी टोटल डिमांड कम होगी। लेकिन अगर लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर आपकी टोटल डिमांड फॉर मनी हाई होगी। अगर जीडीपी आपकी हाई तो फिर आपकी डिमांड भी हाई होगी फॉर मनी, और अगर जीडीपी कम तो फिर आपकी डिमांड भी फिर कम होगी फॉर मनी। ठीक है। और फाइनेंशियल इनोवेशन, अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एटीएम वगैरह हो तो फिर आपकी डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। अगर ये चीजें ना हो तो फिर आपकी डिमांड फॉर मनी कम होगी। तो ये 3-4 पॉइंट थे, इसको भी जरा आप नोट कर लें। सही जी। जी, इन 3-4 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन शाबाश। जी, जैन, सलमान, इकरा, शमीन, मुस्कान, आसिफ जी। बाकियों को भी क्लियर है जी, चलो ठीक है। तो इसको जरा काइंडली आप एक नजर देख लें।
क्लियर? ऐसा ना हो कि 2 मार्क्स के लिए वो आपसे पूछे। अब अगर वो सवाल पूछेगा यहां से, तो इस सवाल के चांसेस बहुत ज्यादा है। किनीजन की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। कल मैंने आपसे कहा था कि लिक्विडिटी कैसे कहते हैं। लिक्विडिटी या तो कैश की शक्ल में होगी या इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ठीक है ना। मनी की वो हालत या तो वो कैश की फॉर्म में हो, ठीक है ना, या वो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश की फॉर्म में हो, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, किनीजियन ने कहा कि यार लोग क्यों जो होते हैं ना कैश अपने पास रखते हैं, ठीक है ना। देख आप इधर, द आइडिया दैट एल इज इक्वल, मतलब अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, पीपल प्रेफर, एक इसको ऑप्शन बदलो, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश इन लिक्विडिटी रेदर देन एसेट दैट आर इलीगल। क्यों लोग तरजीह दे देते हैं कि अपने पास कैश रख के बजाय इसके कि अपने पास वो और एसेट रखे जो कि इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश ना हो, कि मतलब वो तो कैश या दोज एसेट विच आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, या तो कैश या वो चीजें जो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो अपने पास रखते हैं, बजाय उसके कि ऐसे एसेट अपने पास रखे कि वो इलिक्विड हो, यानी वो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश ना हो। क्यों लोग तरजीह देते हैं, ठीक है ना। दे हाउएवर बी पेड प्रीमियम टू होल्ड मोर इलिक्विड एसेट, हालांकि उसको पता है कि अगर मैं और एसेट में इन्वेस्ट करूंगा या अपने एसेट ऐसे फॉर्म में रखूंगा कि वो इलिक्विड फॉर्म में हो, मुझे मजीद फायदा होगा। फॉर एग्जांपल मैं जाके ना सेविंग अकाउंट में रख दूं, और सेविंग अकाउंट में मैं 5 सालों के लिए पैसे रख दूं और 5 सालों से पहले पहले मैं पैसे ना निकाल सकूं, तो भाई मुझे तो फायदा है, क्योंकि उस पर तो मुझे सूद मिलेगा। बजाय इसको उसको पता है कि अगर मैं इलिक्विड एसेट में पैसे रखूं तो मुझे फायदा होगा, लेकिन फिर भी वो कैश की शक्ल में अपने पास पैसे रखना पसंद करेगा। क्या रीजन है उसकी? उसने बताया कि 3 रीजन है, 3 वजूहात है जिसकी बिना पर एक इंसान अपने पास कैश की शक्ल में पैसे रखना चाहता है, एसेट रखना चाहता है। पहला पर्पस ट्रांजैक्शनल, दूसरा प्रिकॉशनरी, और तीसरा स्पेकुलेटिव। इन 3 वजूहात की बिना पर एक कंज्यूमर, ठीक है ना, या पीपल अपने पास कैश की शक्ल में एसेट रखना पसंद करेंगे। ये 3 रीजन हैं। अब भाई जो मैं कह रहा हूं आपको समझ आ रही है? इस जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डिफिनेशन समझ आ गई आप लोगों को? अगर इसमें कोई मसला हो तो मुझसे पूछ ले, मैं समझाता हूँ, ये तो समझा दूंगा, ठीक है ना। थ्योरी का मेन मकसद ये है कि क्यों लोग अपने पास कैश की शक्ल में एसेट रखना पसंद करते हैं, क्लियर जी। तो उसके 3 रीजन है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपने ये डिफिनीशन याद रखना है, ये एग्जांपल आप पढ़ लें और फिर आपने लोग ट्रांजैक्शनल मोटिव, या इसको ट्रांजैक्शन मोटिव भी कहते हैं, ट्रांजैक्शनल पर्पस भी कहते हैं, या सिर्फ ट्रांजैक्शनल भी कहते हैं। तो अगर आप इसको इधर ट्रांजैक्शनल मोटिव भी लिख लेना तो कोई मसला नहीं है। ट्रांजैक्शनल मोटिव, अब एबिलिटी टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, यार इंसान को रोजाना कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत है ट्रांजैक्शनल बेसिस पर। आम रूटीन में इंसान चीजें खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, ठीक है। तो उसके लिए इंसान अपने पास कैश रखता है ताकि अपनी रूटीन की जरूरियात को पूरा कर सके। उसको किसी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत हो जो आम रूटीन में उसको जरूरत होती है, ठीक है ना, डेली बेसिस पर या आम रूटीन में वो चीजें गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता रहता है, तो उसके लिए उसको कैश चाहिए। तो इस मकसद के लिए इंसान कैश की शक्ल में अपने एसेट रखना पसंद करता है, ताकि मेरी आम रूटीन की जो ट्रांजेक्शन्स हो, जो मुझे डेली बेसिस पे मैं जो खरीदता रहता हूं, उसके लिए भी मुझे कैश चाहिए, क्लियर। तो उसके लिए भी इंसान अपने पास कैश की शक्ल में एसेट रखना पसंद करता है। दूसरा पर्पस प्रिकॉशनरी मोटिव, यार इख्तियार के तौर, ऐसा इंसान फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई डेथ या कोई अनसर्टनिटी हो जाए, या कोई ऐसा अनफॉरसीन इवेंट्स आ जाए जो कि इंसान के फेवर में ना हो, डेथ वगैरह या कोई बीमारी वगैरह हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी इंसान अपने पास पैसा
रखता है, ताकि इमरजेंसी की हालत में या कोई ऐसी अनफॉर्सीन की हालत में, ठीक है ना, मेरे पास पैसे हो और मैं अपनी जरूरत फिर पूरी कर सकूं। तीसरा, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए ये इंसान इसलिए भी अपने पास कैश रखता है कि यार अगर मुझे कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ठीक है ना, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट या कोई अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है, तो मैं जाके उसमें इन्वेस्ट कर लूं। मेरे पास पैसे हो और मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अराइज हुई, मुझे किसी किसी जगह से अच्छी ऑफर आई कि आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर लो, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ, बिजनेस शुरू कर लो, तो मैं उस जाके उसको पैसे दे दूं और वो बिजनेस शुरू कर दूं। तो इन तीन वजूहात की बिना पर इंसान, एक लोग अपने पास कैश की शक्ल में, ठीक है ना, एसेट रखना पसंद करते हैं। तो ट्रांजैक्शनल मोटिव या ट्रांजैक्शनल, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। अब आप पूछे शाबाश, इन तीन, इस थ्योरी में कोई कंफ्यूजन? तो ये अगर यहां से सवाल आएगा ना, तो ये इंपॉर्टेंट है जी, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। 5 से 6 मार्क्स तक वो पूछेगा आपसे, ठीक है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब ये कि लोग जो होते हैं अपने पास कैश रखना पसंद करें, बजाय इसके कि और इलिक्विड एसेट अपने पास रख लें। तो जी यहां तक कोई सवाल? ये आम रूटीन में भी आप लोग देखते रहते हैं कि इन तीनों वजूहात के लिए इंसान अपने पास कुछ ना कुछ कैश रखता है। आम रूटीन में हम चीज़ें खरीदते रहते हैं, प्रिकॉशन, कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कंटीजेंसीज आ जाए जैसे डेथ वगैरह, एक्सीडेंट अल्लाह ना करे, तो ठीक है ना, और स्पेकुलेटिव की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो मैं वो अवेल कर लूँ। शाबाश, पूछे, 1-2 मिनट ले, शाबाश। क्लियर है भाई? आगे जाएं फिर। तो यार ये 4-5 मार्क्स के लिए वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। सलमान, आसिफ, ठीक है। अब बॉन्ड, बॉन्ड क्या चीज है जी? नॉर्मली बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि जिसमें फॉर एग्जांपल आप किसी से लोन ले लेते हो और वो आपको एक पीस ऑफ पेपर इशू कर लेता है, ठीक है, कि मैंने फला बंदे से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर ए से इतना लोन लिया, क्लियर जी, इतने टाइम पीरियड के लिए, जब वो टाइम पीरियड आएगा तो मैं उसको ना ये लोन भी वापस कर दूंगा और उस पर जो सूद बनता है वो भी वापस कर दूंगा, ठीक है जी। तो देखो, दो तरह की इक्विटी होती है, ठीक है ना। यार शेयर में आपके पास वोटिंग राइट होते हैं, बॉन्ड में वोटिंग राइट नहीं होती, ठीक है ना, जो मेन डिफरेंस है। तो आपको ऑनरशिप देके आपको वोटिंग राइट देगा, बॉन्ड में वोटिंग राइट नहीं होती। समझ गए ना जैन? तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही कैपिटल जनरेट करते हैं। बॉन्ड्स के थ्रू भी आपके पास पैसे आते हैं और शेयर्स के थ्रू भी आपके पास पैसे आते हैं, लेकिन बॉन्ड में आप एक इंटरेस्ट दे देते हो और जाके आपने बाद में प्रिंसिपल वापस कर देने। शेयर में आप डिविडेंड देते हो और आपके पास वोटिंग राइट होती है, जबकि बॉन्ड में वोटिंग राइट नहीं होती। क्लियर जी? बाकी को भी ये बात क्लियर है ना? तो जिसने ला पड़ी है तो उसको ये बात इंशाल्लाह होप्स होगी क्लियर होगी। अब बॉन्ड है एक लोन टाइप चीज, क्लियर। अब इधर याद रख ले आप, बॉन्ड्स, बॉन्ड का, ठीक है, बॉन्ड्स की प्राइस का और इंटरेस्ट रेट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये आप समझ, लिख ले, नोट कर ले, ठीक है, कि बॉन्ड की प्राइस का और इंटरेस्ट रेट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्या मतलब? यार फॉर एग्जांपल अगर मुझे एनुअल रिटर्न चाहिए 400, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार
आपने एक बॉन्ड इशू किया और आप चाहते हैं कि आपको एनुअल रिटर्न 400 मिले, तो कम से कम आपको इंटरेस्ट रेट पर 10% होना चाहिए। अगर आपको सालाना एनुअल रेट 400 चाहिए, ठीक है ना, तो आपको अपना एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखना होगा। लेकिन अगर मार्केट में रेट 5% है और आपको फिर भी चाहिए 400 की एनुअल रेट, तो फिर आपकी बॉन्ड्स की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, फिर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फिर आपने ज्यादा बॉन्ड्स खरीदने चाहिए। फिर आपके पास कम से कम 8,000 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यही एनुअल इंटरेस्ट रेट चाहते हो, यही एनुअल रिटर्न चाहते हो, ठीक है, 400, और आपकी इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए है, तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट 10% रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एनुअल रिटर्न 400 ही मिले, जबकि मार्केट में रेट गिर गई है 5% पे आके, तो फिर आपको बॉन्ड की प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा और फिर आपको कम से कम 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो क्या मतलब कि इंटरेस्ट रेट का और बॉन्ड की प्राइस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर जी? इधर आप देख लें यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये जरा आप फिर नोट कर लें, एग्जांपल पढ़ लें और इसको फिर आप नोट कर लें। Therefore, there is an inverse relationship between the interest rate and the price of the government securities यानी बॉन्ड। ठीक है जी? तो बॉन्ड का और इंटरेस्ट रेट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप, ये आपको नोट करना चाहिए। क्लियर? लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गई 20%, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गई 20%, तो फिर आप 2,000 इन्वेस्ट कर लो। तो जैसे जैसे आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी और आपको वही एनुअल रिटर्न मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी इंटरेस्ट कम होगी, मार्केट में इंटरेस्ट गिरेगा, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है ना? कौन की डेफिनेशन यार? an investment that is bought upfront by investor and which then pays a fixed amount in return at a regular time period usually annually। यार ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इन्वेस्टर करता है, ठीक है, उसको नॉर्मली एनुअल रिटर्न मिलते हैं। एनुअल रिटर्न क्या मतलब है? इंटरेस्ट मिलता है उसको हर साल। मैं आपको बताता हूँ यार, यही देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉन्ड इशू किया 4 सालों की, ये है टाइम 0, ये 1 2 और ये अपना फॉर एग्जाम्पल 3। आपने 3 सालों के लिए एक बॉन्ड इशू किया। फॉर एग्जाम्पल आपने जाके इस पॉइंट पे आके ना आपने इन्वेस्टमेंट कर ली और वो भी कर दी 10% पे, ठीक है। तो हर साल देखो, अब क्या ये एक इन्वेस्टमेंट है ना, 4,000 की क्या है? इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बॉट अपफ्रंट बाय इन्वेस्टर, जो कि एक इन्वेस्टर ने की, एक इन्वेस्टमेंट जो कि एक इन्वेस्टर ने की, और उसको हर साल क्या मिलेगा? रेगुलर रिटर्न मिलेगा। तो रेगुलर रिटर्न की शक्ल में 400 सूद की शक्ल में, इंटरेस्ट की शक्ल में उसको सूद वो मिलेगा ना, रिटर्न मिलेगा। और जब तीसरा साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको अपने 400 सूद भी मिल जाएगा, और जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो भी आगे जाके उसको प्रिंसिपल भी उसको मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो उसको हर साल एनुअल रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है ना, और जाके उसको बाद में वो प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं बॉन्ड है। एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बॉट अप बाय इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टमेंट जो कि एक इन्वेस्टर ने की, एंड विच देन पेज अमाउंट इन रिटर्न एट ए रेगुलर टाइम पीरियड, और उसको फिर हर साल एक फिक्स रिटर्न पे की जाती है। उसको हर साल एक फिक्स रिटर्न मसलन 10% पे, तो 400 400 400, ठीक है भाई। तो यही तो फर्क है शेयर में और उधर बॉन्ड में, कि बॉन्ड में अगर आप किसी को लोन दे दो तो आपको फिक्स रेट पे वही सूद मिलेगा, ठीक है। आपकी प्रॉफिट बेशक ज्यादा हो या कम हो, आपको उतने ही पैसे मिलने हैं।
ठीक है। लेकिन डिविडेंड में क्या होता है कि डिविडेंड में आपकी प्रॉफिट पे वो डिपेंड करता है, जिस तरह उसने जेन ने ऊपर लिखा कि प्रॉफिट शेयरिंग। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा तो आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगी, लॉस होगी तो डिविडेंड नहीं मिलेंगे। लेकिन भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, बॉन्ड में आपको उतना का उतना सूद मिलेगा। ठीक है जी, तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो इनको काइंडली जरा आप फिर पढ़ ले कि इन्वेस्टर को अगर लगे कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगी तो आज वो कम रेट पे बॉन्ड ले लेगा और फ्यूचर में हाई पे बेच देगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टर को लगे कि फ्यूचर में प्राइस गिरेगी तो आज वो बेच के फ्यूचर में ले लेगा बॉन्ड को। तो फिर आप इसको काइंडली थोड़ा सा पढ़ ले। तो अब क्लियर है ना सलमान? ये बाकियों को भी बॉन्ड्स की डिफिनीशन और ये इनवर्स रिलेशनशिप, तो ये उसने पूरी फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी बीएफडी डाल दी C-FAB 4। ठीक है, लेकिन यहाँ से वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बॉन्ड और इंटरेस्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। या फॉर एग्जांपल वो आपसे दे कि यार अभी इंटरेस्ट रेट ये है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इतनी की और उसको इतना इतना रिटर्न चाहिए, तो अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उसको फिर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो थोड़ी बहुत आपकी ये नॉलेज टेस्ट कर सकता है ऑब्जेक्टिव में, जहां तक मुझे लग रहा है। यहाँ से बॉन्ड्स की डिफिनीशन वो मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछेगा, उसके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। तो काइंडली आप इस एग्जांपल को समझ लें और इस रिलेशनशिप को भी समझ लें। क्लियर जी? अच्छा, अब लिक्विडिटी ट्रैप, किनीजियन की दूसरी थ्योरी आई। पहले तो थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। क्लियर जी? और उसमें उसने कहा कि यार क्यों लोग कैश की शक्ल में पैसा रखना पसंद करते हैं। ठीक है, एसेट रखना पसंद करते हैं क्यों कैश की शक्ल में, लिक्विड फॉर्म में। और उसमें हमने 3 रीजन पढ़े, ट्रांजेक्शनल मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। अब किनीजियन की लिक्विडिटी ट्रैप ये क्या कहता है? अब ये हमें रिलेशनशिप बता रहा है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है, और सेविंग इंटरेस्ट रेट का एक रिलेशनशिप बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर सेविंग रेट हाई है, ठीक है, जहां प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट कम, ठीक है, और सेविंग रेट हाई है, क्लियर जी, तो उधर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती, वो बेकार की बेकार रह जाती है। ठीक है, इधर से आप देख लें, इन केस वेयर इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, monetary policy can cease to have an impact on aggregate demand. This is known as a liquidity trap. ठीक है जी, तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है, जबकि सेविंग रेट बहुत हाई है। कहने का मतलब ये है, इधर आप देख लें, it centered around the expectation of household and business in the period of low interest rate. When interest rates are low, people may downgrade the forecast of their return on their investment. यार लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिवार्ड नहीं मिल रहा। क्या मतलब, भाई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको उस तरह रिटर्न नहीं मिल रहा जिस जिस तरह उसको मिलना चाहिए। जबकि अगर आप सेविंग करते हो तो सेविंग पे आपको ठीक ठाक सूद मिल जाएगी। तो दो दो बातें हो सकती हैं कि इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पे आपको रिटर्न कम मिलेगा, ठीक है, नहीं आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। इकोनॉमी में ऑलरेडी डाउनफॉल आ चुका है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे भी तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेविंग करते हो, सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, तो आपको ठीक ठाक सूद मिलेगा। तो इस सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, एक ऐसी हालत जहां लो इंटरेस्ट रेट हो, इन्वेस्टमेंट पे आपको कम रिटर्न मिलेगा इन अदर वर्ड्स, और सेविंग पे आपको हाई रिटर्न मिलेगा। तो इधर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी खराब हो जाती है, ठीक, इनइफेक्टिव हो जाती है। अब इसको करेक्ट किस तरह करना है वो नीचे हम पढ़ेंगे। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डिफिनीशन में कोई फर्क, मतलब कोई आपको कोई मसला, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह होप सो कि क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप ये कि अगर आप पैसे सेविंग में रखते हो, सेविंग अकाउंट्स में बैंक में जाके सूद पे रखते हो, तो आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर लेकिन अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट पे आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जिस यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जी पूछे, लिक्विडिटी ट्रैप में कोई मसला?
तो ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग का आपस में हमें बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट पे आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा, जबकि सूद पे आपको ठीक ठाक रिवार्ड मिल रहा है। तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो स्पेंडिंग नहीं होगी। जी, यहां तक शाबाश पूछे। अब इधर आप देख लें, इधर आप देखें, ए लो इंटरेस्ट रेट में भी आल्सो इंडिकेशन। अब लो इंटरेस्ट रेट का मतलब ये भी है कि इकोनॉमी में भी, इकोनॉमी की हालत खराब चल रही है, अनहेल्थी है। एंड देयरफॉर एन एक्ट ऑफ प्रिकॉशन दे मे डिसाइड टू होल्ड कैश, यार इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, और वो तो ये अपने पास कैश की शक्ल में पैसे जमा कर देंगे, या जाके किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका दौरानिया 12 महीनों से कम हो। तो शॉर्ट टर्म फॉर एग्जाम्पल 6 महीनों के लिए उसने बैंक में सूद पे रखे हैं, 8 महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए, 11 या 12 महीनों के लिए उसने सूद पे रख लिए, ठीक है ना, या सेविंग में रख लिए, क्लियर। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसका दौरानिया 12 महीनों से कम होता है। विद ए लो इंटरेस्ट रेट देयर एक्सपेक्टेशन विल बी दैट दे विल राइज, यार अब उसको पता है कि अभी इंटरेस्ट रेट कम है, इकोनॉमी की हालत खराब है, लेकिन फ्यूचर में जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी की हालत अच्छी हो जाएगी, तो फिर हम दोबारा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर फिर अच्छा ठीक ठाक रिवार्ड मिल जाएगा। फॉर द टाइम भी हम इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि या तो उसको अपने घर के लॉकर में रख लेंगे या जाके किसी बैंक में सूद पे रख लेंगे, सेविंग अकाउंट में 12 महीनों के लिए या 6-7-8 महीनों के लिए, क्लियर जी। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फ्लॉप हो जाती है और वो उतना काम नहीं करती जितना उसे करना चाहिए। तो ये था लिक्विडिटी ट्रैप। जी शाबाश पूछे आप, अगर आपको ये क्लियर है तो फिर इसको लिक्विडिटी ट्रैप को ओवरकम किस तरह करना होगा, हमने इन्वेस्टमेंट को किस तरह बढ़ाना है, किस तरह वो को मोटिवेट करना है कि वो जाके इन्वेस्टमेंट कर ले, सेविंग से पैसे निकाले और इन्वेस्टमेंट कर ले, तो किस तरह हम उसको मोटिवेट करेंगे, इस सिचुएशन पे हमने किस तरह काबू पाना है, ये 3-4 पॉइंट्स हैं। तो वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिक्विडिटी ट्रैप, तो भाई ये है लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। और अब इसको ओवरकम किस तरह करना होगा, तो ये ओवरकम है, ठीक है। तो ये आपसे वो 5-6 मार्क्स के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है और 1-2 दफा ये आ चुका है। अब आप पूछे शफकत, सलमान, अजहर, आसिफ, जैन, इकरा, शमीम, मुस्कान, शाबाश पूछे। जी सबा शाबाश। जी क्लियर जी। अब लिक्विडिटी ट्रैप को अब ओवरकम किस तरह करना होगा हमें, यार किस तरह इसको ना हम कोशिश करेंगे कि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ज्यादा दे दें और सेविंग अकाउंट से पैसे निकालें। अब उसको किस तरह मोटिवेट करना होगा, एक तो हमने फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, और आपको पता है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें वो एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड करते हैं और रेवेन्यू को एक्सपेंड करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है ना। अब वो चलाएंगे लार्ज डिफिसिट बजट, यार डिफिसिट बजट क्या क्या मतलब है, जब आपके एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 10 और आपके सॉरी ये नहीं, और आपके एक्सपेंडिचर 12, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। अभी तो आप इतने समझ गए हो कि ब्रैकेट की निशान या माइनस की निशान है अकाउंटिंग में, तो ये आपका लग गया डेफिसिट, ठीक है जी। डिफिसिट का मतलब ये कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर लेती है, और जब वो अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर लेती है, फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्ट लगा देती है, प्रोजेक्ट लगाने से आपकी सिर्फ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होती बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि उसने एक प्रोजेक्ट लगाया बीआरटी का, तो कितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चल पड़ी, सीमेंट इंडस्ट्री, आपकी स्टील इंडस्ट्री, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की इंडस्ट्री, ठीक है ना, आपकी पाइप्स की इंडस्ट्री, आपकी जितनी भी मार्केटिंग इंडस्ट्री आपकी चल पड़ी, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री आपकी चल पड़ी, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये कि वो एक
डिफिसिट बजट चलाएगी। डिफिसिट बजट का मतलब ये कि वो अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर लेगी। जब वो अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर लेगी तो इन अदर वर्ड अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेगी, जिसकी वजह से लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेंगे। तो एक लार्जर बजट डिफिसिट का मतलब ये है। राइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, यार वो लोगों से कहें कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर आज आप सेविंग कर भी लेते हो ना, तो चूंकि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी सेविंग की कोई मानी नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए पैसे रख लेते हो सेविंग अकाउंट में, और 5 साल बाद आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपका इंटरेस्ट मिलेगा और 1000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, फॉर एग्जांपल आपको 111 रुपये मिलेंगे, तो आज उसकी जो वर्थ है ना, वो 5 साल बाद वो नहीं होगी। आप क्यों सेविंग करते हो? आज उसको इन्वेस्ट कर लो और उसको दुगना कर दो। क्यों? अगर आज आप सेविंग कर भी लोगे ना और फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट बढ़ भी जाएगा ना, तो आपकी पैसे की वो कदर नहीं रहेगी जो उसकी आज की वैल्यू है। यानी फ्यूचर वैल्यू उसकी वही वो ना रहेगी जो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है। तो आप आज इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है और आपकी पैसे की वर्थ